बच्चों ये वाले लेक्चर में हम लोग मोशन का फुल रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से पहले आपको पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो चिंटू ने अपने पापा से पूछा कि पापा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो इसकी जानकारी हमें किस तरह से मिलेगी। तो चिंटू के पापा ने जवाब दिया कि बेटा इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा एक होता है स्टेबल पॉइंट। तो यहाँ पर जो ट्री है तो ट्री के रेस्पेक्ट में अगर हम डॉगी को देखें, कुत्ते को देखें, तो कुत्ता जो है कहाँ देखेगा, रेस्ट में। अगर वही हम दूसरी तरफ बस को देखें तो बस जो है पेड़ के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो बस हमारी बच्चों क्या है, मोशन में है। तो चिंटू ने बताया क्या बस पापा मोशन में है। तो पापा ने कहा कि हाँ बेटा बस क्या होगी, मोशन में होगी। क्यों? क्योंकि बस जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अगर हम बस के अंदर की बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बनेगा वो बनेगा बस। तो बस के अंदर ही देखें तो हमें देखेंगे सारे यात्री रेस्ट में। अगर बाहर देखें तो सारे यात्री कहाँ देखेंगे, मोशन में देखेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हम नहीं बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं रिवीजन। तो अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो यहाँ पर फुल रिवीजन हम लोग करने वाले हैं मोशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं फुल रिवीजन। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था मोशन, इससे पहले हम लोग एक एनिमेशन भी देख चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में कब होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में कब होगा। तो हमारे कुछ कंसेप्ट मैपिंग दे रखी है। यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो लिखा है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब बच्चों क्या है, रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट में कब होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो टाइम के साथ। अगर रेफरेंस पॉइंट के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो तो हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। मोशन के टाइप के बारे में जानेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब इक्वल डिस्टेंस को कवर करें तो यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। इसका अपोजिट कर दें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद सर्कुलेटरी मोशन पढ़ेंगे, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में जानेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पढ़ ही चुके हैं, पढ़ेंगे, नीचे पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ऑसिलेटर मोशन का मतलब बच्चों क्या है, जैसा कि हम लोग साउंड वाले चैप्टर में पढ़ भी चुके थे। जब कोई मोशन हमारा टू एंड फ्रो मोशन हो, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा टू एंड फ्रो मोशन करे, जैसे ऑसिलेटरी की बात करें तो ये हमारा पेंडुलम है, ऑसिलेटर है। अगर इसमें हम थोड़ा सा फोर्स लगा दें तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन के अबाउट रोटेट करेगा। अगर हम सर्कुलेटरी मोशन की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सर्कल के अराउंड घूमे। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो टोटल एक्चुअल पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्टेंस से बच्चों हमें मिलेगी स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलेगा, वेलोसिटी। स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, वही वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद बच्चों हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म, रिटार्डेशन के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस आई ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। तो ये हमारी 3 इक्वेशन मोशन है, जहाँ पर v हमारी है फाइनल वेलोसिटी, u हमारी है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, a है एक्सेलरेशन, s हमारा है डिस्टेंस। अब बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में कब होगा, अब मोशन में कब होगा। तो अगर मान के चलो बॉडी जो है रेस्ट में तभी होगी जब वो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। अगर वो पोजीशन को चेंज करे तो ऑब्जेक्ट हमारा किस में होगा, मोशन में होगा। तो ये दोनों में क्या है डिफरेंस, रेस्ट और मोशन में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ भी चुके थे रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मान के चलो ये हमारा ट्री है और ट्री के सामने कोई गाड़ी खड़ी हुई है। अगर मान के चलो ये बिल्कुल रेस्ट में होगा, ट्री हमारा बिल्कुल रेस्ट में होगा और गाड़ी क्या करे, ट्री के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करे तो समझ जाओ क्या होगा, वो मोशन में होगा। अगर मान के चलो पोजीशन को चेंज ना करे तो होगा रेस्ट में। टाइप ऑफ मोशन जैसा कि हम लोग बच्चों पढ़ भी चुके थे, सर्कुलेटरी मोशन क्या होगी, तो जब सर्कुलर मोशन करे या फिर सर्कुलर पाथ में वो घूमे कोई भी ऑब्जेक्ट। लीनियर मोशन की बात करें जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में जाए, सीधी लाइन में। ऑसिलेटरी मोशन की बात करें तो टू एंड फ्रो, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे ऑसिलेटर मोशन, घड़ी में जो पेंडुलम लटका हुआ होता है वो भी हमारा क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनको हम फिजिक्स में पढ़ें या फिर जो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम पढ़ते हैं क्या, मेजरेबल क्वांटिटी। और मेजरेबल क्वांटिटी सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होंगी।
तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं क्वांटिटी यहाँ पर 7 दे रखी है, लेकिन आपको सातों की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सातों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सातों क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में, लेकिन शुरुआत से लेके लेंथ की बात करें, टाइम की बात करें, मास की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो ये 4 क्वांटिटी आपको याद होनी चाहिए। लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, टेम्परेचर को मेजर करेंगे केल्विन में। तो ये बच्चों हमारी होती हैं क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करें तो हमारी 2 टाइप की है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल और केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ना हो, तो इनको बच्चों हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल की बात करें तो स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्क हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी हमारी क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में हमें चाहिए होता है किसकी, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, और मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये सारी हमारी क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें हमारी डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड हो तो वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ या लॉन्गेस्ट पाथ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मान के चलो ए से चलना स्टार्ट हुआ तो इनिशियल पोजीशन हमारा बनेगा ए, अब पॉइंट सी तक गया, उसके बाद गया पॉइंट बी, तो बी हमारा क्या है, फाइनल पोजीशन। तो पहले चला ए से सी, उसके बाद सी से बी, तो हमारा जो लॉन्गेस्ट पाथ बनेगा वो बनेगा 7 मीटर, और जो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा वो हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में बना देंगे बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे किससे, एस से। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारा क्या होता है, एक्चुअल पाथ। अब बच्चों हम बात करें डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, लेकिन उससे पहले हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बराबर भी हो सकती है। बराबर कब होगी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू तभी बराबर होगी जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो, और डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी या तो इक्वल होगी। तो डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर और इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस की वैल्यू या तो इक्वल होगी या तो ग्रेटर होगी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मोशन आर सेम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी इक्वल होगा जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। और जीरो कब होगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो जब भी होगा जहाँ से वो चलना स्टार्ट करे और वापस उसी पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी, सर्कुलर मोशन जब करे। तो मान के चलो पोजीशन, इनिशियल पोजीशन हमारी ये पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट क्या है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट हुआ, वापस हमारा पॉइंट कहाँ पे आ गया, घूम के ए पर आ गया। तो वापस हमारा ए पर आ जाए तो इनिशियल और फाइनल क्या बना, सेम पॉइंट। तो ये वाले केस में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस सरकमफेरेंस के बराबर 2πr, और डिस्प्लेसमेंट बनेगा जीरो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या है, ये एक्चुअल पाथ है, वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इट रिमेन्स पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल और डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और लेसर देन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, या तो इक्वल होगी। अब बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिसमें हमारा दे रखा है कोई सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ के अराउंड क्या कर रहा है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी रेडियस हमारी कितनी है, 10 मीटर, लेकिन पॉइंट ए से बी तक गया। पॉइंट ए से बी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो पाथ कवर कर रहा है वो हमारा क्या है, सेमी सर्कल पाथ में जा रहा है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम टोटल पाथ। तो टोटल पाथ हमारा बनेगा पूरे सर्कमफेरेंस का हाफ, मतलब 2πr का हो जाएगा हाफ। तो यहाँ से बनेगा टोटल पाथ πr। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी πr। इनिशियल पोजीशन हमारा बनेगा पॉइंट ए, फाइनल पोजीशन बनेगा पॉइंट बी। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है सेमी सर्कल दे रखा, तो सेमी सर्कल के केस में सर्कमफेरेंस की वैल्यू होगी πr। एस की वैल्यू बनेगी पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में 10 बराबर हो जाएगा 31.4 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक बना देंगे स्ट्रेट लाइन, तो हो जाएगा 20 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ कितना गया, 4 किलोमीटर। देन ही टर्न टू हिज राइट, उसके बाद राइट की तरफ घूम गया, कितना, 3 किलोमीटर। घूमने के बाद फाइनल पोजीशन हमारा बना बी, और इनिशियल पोजीशन क्या है, ओ। तो ओ से लेके बी तक हमारा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बना दो जो देगा हमें डिस्प्लेसमेंट। और टोटल पाथ जो बनेगा ओ से लेके ए और ए से लेके बी। तो एक्चुअल पाथ क्या है, ओ ए प्लस ए बी।
तो ओ ए प्लस ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट बनेगा किसके बराबर, ओ बी। तो ओ बी बराबर क्या होगा, डायगोनल बनेगा। तो टोटल डिस्टेंस तो हम निकाल ही चुके थे, कितनी, 7 मीटर। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो रूट के अंदर क्या बनेगा, ओ ए स्क्वायर। जरा देखिए डायग्राम से, ये हमारा क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा रूट के अंदर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू देखिए 4 और ए बी की वैल्यू देखिए 3, तो यहाँ से आंसर बनेगा 5। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म की मोशन की बात करेंगे तो ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा जब डिस्टेंस को कवर करे तो ये वाले मोशन को पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जो होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएगा, तो ये वाले ग्राफ को पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब बच्चों अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होती है। तो यहाँ पर जो भी हमारा ग्राफ बनेगा वो नॉन लीनियर होगा, कहें तो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर जो स्लोप होगा, स्लोप बराबर हम लोग बच्चे पढ़ते हैं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, मतलब ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सीलरेटेड मोशन। तो वैन मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विद अनइक्वल टाइम। तो अनइक्वल टाइम में क्या हो रहा है, स्पीड लगातार बढ़े, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डी एक्सेलरेशन की बात करें या फिर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, देखो ग्राफ जरा हमारा यूनिफॉर्म नहीं है तो इसको हम पढ़ेंगे, और नेगेटिव स्लोप है तो रिटार्डेशन हो रहा है। स्पीड की बात करें तो ये किसको मेजर करेगा, मेजरमेंट डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू बनेगा डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन, तो v इक्वल्स टू एस अपॉन में t। इसकी ऐसा यूनिट बच्चों बनती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इफ अ बॉडी एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म मोशन देन देयर विल बी कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। तो ये सब बातें पढ़ भी चुके हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो स्पीड हमारी होती है बच्चों वो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी एवरेज स्पीड, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इट नेसेसरी टू राइट द यूनिट ऑफ एवरी क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी का यूनिट लिखना जरूरी है, क्योंकि मेजरमेंट बिना क्वांटिटी बिना यूनिट के इनकम्प्लीट होता है। यू हमारा क्या बता रहा है, यूनिट, एन क्या बता रहा है, नंबर या मैग्नीट्यूड। तो हमेशा मेजरमेंट किसके बराबर होता है, एन इंटू यू के फॉर्म में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पर हमें स्पीड दे रखी है, हाँ, व्हाट विल स्पीड, स्पीड आपको फाइंड करनी मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज कर लेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर है, 1 आवर कितने सेकेंड होंगे, इसको हम कन्वर्ट करने के बाद ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब बच्चों हम बात करेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ऑफ ए बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। जब स्पीड को हम दे देंगे डायरेक्शन तो देगा क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट से ही क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी जो हमारी बनेगी वो बनेगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, अगर मान के चलो वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। तो ये हमारा बनेगा v क्या होती है, फाइनल। वैसे अगर वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हमें वेलोसिटी मिलेगी। एक एग्जांपल हम देखते हैं फिर से। यहाँ पर हमें स्पीड दे रखी कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट हाफ। तो यहाँ पर ज़रा देखो, सवाल ये कह रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर, अब बाद में जो आधा बचा वो 20 किलोमीटर पर। तो यहाँ से हम निकाल देंगे 2 घंटे में। एग्जांपल सेकंड अगर देखें तो यहाँ पर कह रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर। अगला कह रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 40 किलोमीटर। 30 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर। टोटल जो हमारी डिस्टेंस बनेगी कितनी बनेगी, तीनों को जोड़ दो, 20 + 40 + 30 अपॉन में 1 + 1, आंसर आ जाएगा हमारा 30 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों हम बात करें एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है।
तो एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो एक्सेलरेशन बराबर बनेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब बाद में वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पर माइनस लगा दो, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। तो अगर मान के चलो वी की वैल्यू हमारी ज़्यादा है किससे, यू से, तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मान के चलो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। जब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा तो स्पीड हमेशा क्या होगी, लगातार बढ़ रही होगी। तो पहले स्पीड कम रही होगी, बाद में क्या होगी, स्पीड बड़ी होगी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। रिटार्डेशन की बात करें तो पहले स्पीड हमारी ज़्यादा दे रखी हो और धीरे धीरे क्या हो, वेलोसिटी कम हो। मतलब रिटार्डेशन जब एक्सीलेटर को हम क्या करेंगे, कम करेंगे, तो वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा। तो वेलोसिटी हमारी यहाँ से क्या होगी, कम होगी। तो ये वाले केस में हमेशा इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होती है ज़्यादा और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होती है कम, जिससे हमें क्या मिलता है, निगेटिव एक्सेलरेशन मिलता है, जिसको हम पढ़ते हैं रिटार्डेशन। जैसे मान के चलो 20 मीटर पर सेकंड पहले हमारी स्पीड दे रखी, बाद में होगी 40 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर स्पीड क्या हुई बच्चों, इंक्रीज हो गई। जब इंक्रीज हुई तो समझ जाओ क्या है, एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर भाई मान के चलो पहले हमारी दे रखी कितनी, 40 मीटर पर सेकंड, अब बाद में गाड़ी की स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, टाइम के साथ लगातार कम हो रही है। तो इसको हम पढ़ते हैं रिटार्डेशन, मतलब थोड़े समय के बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्लोप बनेगा वो निगेटिव स्लोप बनेगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। ठीक, यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्जांपल की बात करते हैं, इंक्रीज स्पीड फ्रॉम 40 किलोमीटर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो 40 किलोमीटर से इसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर बन गई, तो कहीं की बड़ी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, टाइम हमें दे रखा है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आया, 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए कार ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर कम्स इनटू रेस्ट इन, तो यहाँ पर रेस्ट में आ गया, तो कहीं की रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ से रिटार्डेशन कितना है, माइनस का 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपको फाइंड करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल मेथड देखेंगे हम। तो एसटी ग्राफ की बात करें, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की बात करें, तो यहाँ पर ये हमारा बना है यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट स्लोप है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होगी, लगातार एक जैसी बढ़ रही है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड और जीरो एक्सेलरेशन। तो जो स्लोप होता है, स्लोप जो है एसटी ग्राफ का, तो स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप जो एसटी ग्राफ का वो हमें देगा स्पीड। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम लोग पढ़ते हैं स्लोप। स्लोप बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पे क्या है, डिस्टेंस, और बेस में क्या है, टाइम। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है, देखो स्लोप हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं है। यूनिफॉर्म ग्राफ तभी होगा जब स्ट्रेट लाइन हम दिखाएं। अगर एसटीएम ग्राफ की बात करें, फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस हमारी कितनी है, एस, और टाइम हमारा लगातार बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस हमारी नहीं बढ़ रही है। तो जब डिस्टेंस बढ़ नहीं रही है तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होगा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि स्लोप भी जीरो है। जरा दोनों लाइन देखो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो स्लोप बन जाएगा जीरो। जब स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें देता है एक्सेलरेशन, क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो टाइम के साथ वेलोसिटी हमारी क्या है, यूनिफॉर्म है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, टाइम के साथ वेलोसिटी हमारी चेंज ना हो, तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या बनेगा, जीरो। तो v कांस्टेंट है यहाँ पर, जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। ठीक, क्योंकि यहाँ पर v1 और v2 क्या होगा, बराबर होगा। टाइम हमारा कितना बनेगा, t2 माइनस t1, एक्सेलरेशन आएगा जीरो। अगर बच्चों हम बात करें, जैसे मान चलो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी हमारी ना तो बढ़ रही ना ही घट रही है। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इन टाइम t1 और t2, तो अगर हम वीटी ग्राफ से डिस्टेंस को फाइंड करें, तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें देगा बच्चों क्या, एक्सेलरेशन। क्या देगा, एक्सेलरेशन। अगर हम वीटी ग्राफ का निकालें स्लोप, तो हमें मिलेगा, वीटी ग्राफ का स्लोप निकालें तो एक्सेलरेशन मिलेगा, एरिया निकालें तो मिलेगा आपको डिस्टेंस। क्या मिलेगा, डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस, और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो अगर हम एरिया की बात करें T1 और T2, तो ये हमारे जो रेक्टेंगल दिख रहा है V1 और V2, ABCD, इसका निकाल देंगे एरिया, तो आपको टाइम T1 से लेकर T2 तक क्या निकल आएगी, डिस्टेंस निकल आएगी। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ वीटी ग्राफ, तो एक्सेलरेशन ग्राफ का देख लो जरा, तो ये हमारा एक्सेलरेशन ग्राफ है। तो स्पीड हमारी लगातार क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, v, इनिशियल वेलोसिटी हमारी है u, तो यहाँ से बन जाएगा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्सेलरेशन को फाइंड करना आसान है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, डेल्टा v अपॉन में t।
तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे हमारा मान चलो फ्री फॉलिंग का केस है, तो फ्री फॉल वाले में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है अगर हम फ्रीली फॉल करा दें तो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल टाइम में कवर नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो हमारा जो वीटी ग्राफ क्या बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म इसलिए होगा क्योंकि लगातार स्पीड क्या है, लगातार बढ़ रही है, लेकिन डिस्टेंस है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं करेगा। तो ऊपर क्या होगा, नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से हम फेंकते हैं तो धीरे धीरे स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। तो डिस्टेंस उतने टाइम में क्या होगा, बढ़ेगा। तो 1 सेकंड में कम डिस्टेंस, अगला सेकंड में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, अगले सेकंड में और डिस्टेंस बढ़ गया। तो लगातार क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये हमारा इस चांद में दे भी रखा है, बहुत बढ़िया से दे रखा है, देखना। अब बच्चों हम देखेंगे ये भी हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि जरा पहला स्लोप देखो, 0 से लेके O से लेके B1, बाद में B1 से लेके B2, B2 से लेके B3। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो स्लोप हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसको हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक। एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो वीटी ग्राफ फॉर डी एक्सेलरेशन की बात करें, अच्छा यहाँ निकाल लोगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बराबर नहीं आएगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। अगर रिटार्डेशन की बात करें, रिटार्डेशन में क्या होगा, हमेशा नेगेटिव स्लोप आएगा, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो तो समझ जाओ क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। वहाँ पर स्ट्रेट लाइन दे रखी तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या आएगा, बराबर आएगा। यहाँ पर बच्चों क्या है, अलग अलग स्लोप दे रखे हैं, तब स्लोप अलग अलग, तो हमारा एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन क्या आएगा, अलग अलग आएगा, तो इक्वल नहीं आएगा। मतलब स्पीड जो है वो स्पीड टाइम के साथ लगातार एक जैसी कम नहीं हो रही, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी एक जैसा नहीं आएगा, ठीक, एक जैसा नहीं आएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं, हाँ, द एरिया इनक्लोज बिटवीन एनी टू टाइम इंटरवल T2 T1 इन बीटी ग्राफ विल रिप्रेजेंट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी। तो अगर हम बीटी ग्राफ का एरिया निकालें तो आपको मिलेगा क्या, बीटी ग्राफ का एरिया निकालें तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम T1 और T2 की बात करें तो T1 और T2 के अंडर एरिया कितना आ रहा है, तो एक हमें दिखा ट्रायंगल ऊपर वाला ABC ट्रायंगल दिखेगा और नीचे लिखेगा एक रेक्टेंगल ADEC, ठीक है। तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। टोटल एरिया ही हमारा T1 और T2 टाइम में देगा क्या, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEC, तो यहाँ पर जरा निकालो एरिया, ऊपर ABC का एरिया निकालेंगे तो परपेंडिकुलर इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो परपेंडिकुलर बनेगा कितना BC और हाइट कितनी बनेगी AC, और AC की वैल्यू हमेशा DE की बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ से लिख दो हाफ इंटू में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो है वो बनेगा BC और बेस जो है बनेगा DE। यहाँ करेंगे क्या, परपेंडिकुलर आपको चाहिए BC, तो टोटल BE में से हम माइनस कर दें CE, तो पूरा BE में से हम CE माइनस कर दें, मिल जाएगा। और टोटल जब हम निकालेंगे DE की वैल्यू, तो DE इंटू में T2 माइनस T1 आपको चाहिए, तो टोटल OE में से DE माइनस कर दो, तो OE माइनस DE, OE माइनस OD, तो आपको मिलेगा T। प्लस रेक्टेंगल की बात करें तो AD इंटू में DE, तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या होगी, AC बराबर OE माइनस OD, क्योंकि जो हमारी DE है, DE AC के बराबर होगा, DE जो है वो AC के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पर DE निकालो चाहे AC निकालो, तो DE बराबर क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस OE माइनस कर दो OD, तो AC हमेशा DE के इक्वल होगा, जो कि T2 माइनस T1 होगा। तो यहाँ से सारी वैल्यू हम पुट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। तो ये बच्चों ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें एरिया निकालना हो, एरिया निकालेंगे तो मिलेगा डिस्टेंस वीटी ग्राफ से, और जब स्लोप निकालेंगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन, ठीक। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी, वो टोटल हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। नीचे हमारा एक ग्राफ भी दे रखा है,
ये T2 यहाँ से OE बनेगा T2, OD बनेगा T1। अब ज़रा ग्राफ को देखो। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन ST ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी A और B विल मोर फास्टर। तो θ1 मान लो B का ग्राफ, θ2 मान लो A का ग्राफ। तो दूसरे का A का ग्राफ क्या ज़्यादा, मतलब A जो है वो ज़्यादा फास्ट होगी। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो मोर स्टीपर का मतलब होता है मोर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन की बात करो, V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो वेलोसिटी फाइनल जो होगी इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ग्राफिकल डेरिवेशन देखेंगे, ग्राफ से करने की कोशिश करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे, प्रूव करेंगे। तो मान के चलो इनिशियल वेलोसिटी है U, फाइनल वेलोसिटी है V, टाइम टेकन है T। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी पे टाइम है 0, फाइनल वेलोसिटी पे टाइम हो गया कितना T। तो ये हमारा ग्राफ दे रखा है। OA बता रहा है इनिशियल वेलोसिटी, और टोटल जो हमारा है OC की बात करें तो OC बता रहा है फाइनल वेलोसिटी, ये बता रहा है इनिशियल वेलोसिटी, और ये DC जैसा कि लिखा हुआ है। अगर हम BD की बात करें, BD, तो BD जो होगा वो बनेगा हमारा टोटल डिस्टेंस BC माइनस का CD माइनस का DC या फिर CD। तो BD की वैल्यू अगर निकालें तो टोटल वेलोसिटी V माइनस U, तो BD बराबर क्या मिलेगा, V माइनस U। अगर बच्चों हम बात करें AD, तो AD की वैल्यू OC की इक्वल होगी, और जो कि हमारी T की इक्वल होगी। ठीक, तो AD की वैल्यू कितनी है T, और जो हमेशा OC की इक्वल होगी। अगर हम यहाँ से देखें तो स्लोप बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। OA की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी वही हमारी DC के बराबर होगी, और BC की बात करें तो BC बराबर V दे रखा है हमें। तो यहाँ से अगर स्लोप निकाले परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, OB माइनस OA अपॉन में OC माइनस 0। तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, BD अपॉन में AD, BD अपॉन में AD। तो ये क्या बना, हमारा एक्सेलरेशन बन जाएगा। BD की वैल्यू हम निकाल चुके हैं V माइनस U, BD अपॉन में AD, BD अपॉन में AD। BD की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या है, V माइनस U, और AD की वैल्यू बच्चों क्या है, T। तो V माइनस U अपॉन में T, और जो पर स्लोप है VT ग्राफ का वो देगा एक्सेलरेशन। तो A बराबर V माइनस U अपॉन में T, जैसा कि इधर लिखा भी है। BD की वैल्यू यहाँ रखो पहले, V माइनस U। AD की वैल्यू कितनी है, T, जैसा कि हम निकाल चुके हैं। स्लोप जो है A के बराबर होगा, A बराबर V माइनस U अपॉन में T। यहाँ से हमारी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे अब। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको फाइंड करना है डिस्टेंस। जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे एरिया VT ग्राफ का। तो VT ग्राफ का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ज़रा ग्राफ का देखेंगे, तो जैसा कि हम निकाल भी चुके हैं, तो एरिया ऑफ ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, एरिया ऑफ ये वाला रेक्टेंगल प्लस ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो पूरी का अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCO, तो दोनों को मिलाने के बाद हमारा एक बनेगा ट्रेपेजियम। क्या बनेगा, ट्रेपेजियम ABCO। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दो डायरेक्ट, या फिर दोनों को जोड़ दो, ट्रायंगल का अलग निकालो, रेक्टेंगल का अलग निकालो, या फिर पूरे ट्रेपेजियम का निकाल दो। तो ऐसे क्या बनेगा, एरिया ऑफ OADC जो कि हमारा रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो दोनों का जब एरिया हम निकाला तो OA इंटू में AD हमारा क्या है, रेक्टेंगल के लिए बनेगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या बनेगा, और OA की वैल्यू कितनी है, U। तो यहाँ से ज़रा रखो, U इंटू में T, हाफ AD इंटू में ये हमने कर दिया। ठीक, जैसा कि हमें पता है यहाँ पर जिस बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, V को एलिमिनेट करना पड़ेगा, V माइनस U जो लिखा है, क्योंकि हमें V की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मोशन से क्या करेंगे, V की वैल्यू रख देंगे। जब V की वैल्यू हमने रखी तो यहाँ पर V माइनस U अपॉन में T किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रख देंगे V माइनस U की वैल्यू क्या होगी, 80। तो V माइनस U की जगह रख देंगे 80। जब V माइनस U की जगह मिला 80 तो हमारी सेकेंड इक्वेशन मोशन होगी ड्राइव। अब थर्ड इक्वेशन मोशन की बात करेंगे, V स्क्वायर बराबर E स्क्वायर प्लस का 2AS।
तो यहाँ भी हमें डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लेंगे। तो ट्रेपेजियम का एरिया जैसे हम निकालेंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन में 2 इंटू में हाइट, इंटू में क्या होता है बच्चों, हाइट होता है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये ओ ए प्लस बी सी हमारी क्या है, दो पैरेलल साइड हैं ओ ए और प्लस बी सी, ओ ए ये और बी सी ये दोनों हमारी क्या है, पैरेलल साइड है। ये हमारी है हाइट, हाइट टी के बराबर होगी। हाइट किसके बराबर होगी, टी के बराबर। तो यहाँ से हम रखें ओ ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, यू, और ये कितने के बराबर है, बी के बराबर, अपॉन में 2 इंटू में कर दो टी, ओ सी की वैल्यू कितनी है, टी। अब बच्चों यहाँ पर देखो, गौर से देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें टी की ज़रूरत नहीं है। जब टी की ज़रूरत नहीं तो टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने पढ़ा है ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन में टी। यहाँ से जब टी की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो टी की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से जो टी की वैल्यू बनेगी वो बनेगी वी माइनस यू अपॉन में ए। ठीक, टी बराबर वी माइनस यू अपॉन में ए। ये वाली वैल्यू उठा के हम टी की जगह रखेंगे तो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगा। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक, तो यहाँ से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देख लिए। तो दोनों में क्या करना है, दोनों में तुम्हें केवल एरिया ही निकालना है क्योंकि हमें चाहिए डिस्टेंस। तो एरिया जब निकालेंगे तो दोनों का एरिया ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आपको मिल जाएगा टोटल एरिया। टोटल एरिया ही क्या देगा, डिस्टेंस। ठीक है, तो कुछ काम की बात कर लेते हैं। काम की बात क्या है वो आप जानेंगे कि ये सभी को मालूम है कि v क्या बता रहा है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या बताएगा, इनिशियल वेलोसिटी, a बताएगा एक्सेलरेशन, s बताएगा डिस्टेंस, t बताएगा टाइम टेकन। आप देखेंगे कुछ काम की बात। अगर मान के चलो, पहला पॉइंट, अगर मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो, बॉडी हमारी कोई रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो, तो ये वाली केस में हमेशा जो होगा इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 फ्रॉम रेस्ट। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देन इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज भी 0, इनिशियल वेलोसिटी बनेगी 0। सेकंड पॉइंट में अगर मान के चलो ब्रेक अप्लाई कर दे अचानक से तो गाड़ी हमारी रेस्ट में आ जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी, 0। तो कम्स एट रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी बनेगी 0। अगर ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्मली मूव करे, तो हमेशा वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो बनेगा वो बनेगा कितना, 0, क्योंकि स्पीड क्या है वहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म स्पीड जब जाएगी तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन बनेगा 0, मतलब स्पीड ना तो कम हो रही ना ही स्पीड बढ़ रही है। तो ये हमारे 3 पॉइंट हैं, बहुत काम किए। ज़रा एक सवाल देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जैसे उसने रेस्ट से कह दिया तो समझ जाओ इनिशियल वेलोसिटी 0, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे रखा हमें। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे फाइनल वेलोसिटी, तो v बराबर बनेगा v बराबर u प्लस at, बाद में हम निकाल देंगे डिस्टेंस h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको पॉज करके और ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। ठीक, पे लिखा है द ब्रेक अप्लाइड, जैसे हमने ब्रेक अप्लाई करी तो समझ जाओ फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और एक्सीलरेशन हमें दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे गाड़ी रुक रही है। तो ब्रेक अप्लाई करोगे तो रिटार्डेशन होगा, तो रिटार्डेशन यहाँ पे दे रखा है एक की वैल्यू कितनी, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी दे रखा हमारा 2 सेकंड, एस आपको फाइंड करना, फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी 0, तो एस बराबर लगा देंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो आपको यहाँ से डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा जो है वेलोसिटी चेंज होती रहती है, लेकिन स्पीड कभी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज क्यों होगी, क्योंकि वेलोसिटी के पास होती है दोनों, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। इफ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन सच अ मोशन द स्पीड मे बी सेम थ्रू आउट द मोशन बट इट्स वेलोसिटी विच इज टेंजेंशियल। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियली काम करेगा। टेंजेंशियली का मतलब सर्कल का हमेशा टेंजेंट बनाने, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो डायरेक्शन जब हर एक पॉइंट पे अलग अलग, तो क्या कराएगा, टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट ही इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होती रहेगी, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन में लगातार चेंज होने को मिल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सर्कुलर, अच्छा यहाँ पर वेलोसिटी नहीं आएगी, हमारी स्पीड आएगी।
तो स्पीड बराबर क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या होगा, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ का मतलब है जब टोटल एक हमारा पाथ कवर कर लेगा, टोटल पाथ एक कवर किया तो समझो एक रिवोल्यूशन यहाँ पर कर दो स्पीड। तो स्पीड बराबर हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो सरकमफेरेंस के बराबर होगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पर बनी 2πr, क्योंकि कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो 2πr अपॉन में टी, 2πr अपॉन में टी। तो ये हमारा बन गया। ये हमारे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको ट्राई करना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करके छाप लेना और पॉज करके ये कोशिश करना, ट्राई करना। बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। शॉर्ट आंसर भी दे रखे हैं, वेरी शॉर्ट भी दे रखे हैं, लॉन्ग भी दे रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल बढ़िया से करना, कोशिश करना। कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना। कोई भी अगर आपको समझ में ना आए कोई भी टॉपिक, और अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए, नोट्स भी चाहिए होंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सारे नोट्स, जितना भी स्टडी मटेरियल होगा सैम्पल पेपर से लेके। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हंसते रहें।